भाइयों बहनों, जय हिंद। आप सबका आज के फ्यू मिनट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक आईआर ओरिएंटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अंत में वैसे दोस्तों एक एमसीक्यू भी होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जो तो ये वीडियो देख रहे हैं, और उसका क्या आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे I2U2 के बारे। जी हाँ, अभी बहुत न्यूज़ में है, चर्चा में है। अभी डे बिफोर येस्टरडे इस ग्रुपिंग की पहली मीटिंग हुई है और वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। द सो कॉल्ड वेस्ट एशियन क्वाड, क्या ये वाकई में सो कॉल्ड जो क्वाड कहा जाता है, क्या ये वाकई में क्वाड की तरह एक इफेक्टिव ब्लॉक की तरह काम आएगा, या ये महज एक टॉकिंग शॉप है? अक्सर जो इंडो पैसिफिक वाला क्वाड है, जहां पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, अक्सर ये कहा जाता है कि वो वाला क्वाड, इंडो पैसिफिक वाला क्वाड भी मेयर टॉकिंग शॉप है, कि कुछ सब्सटैंशियल बातें उसमें नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। मतलब कुछ सब्सटैंशियल बातें उसमें नहीं सामने आती जो कि लगे कि वाकई में चाइना को कंटेन किया जा सकता है। लेकिन क्या वेस्ट एशियन क्वाड का भी मोटिव चाइना को कंटेन करना है? इंडिया को क्या फायदा है इस ग्रुपिंग में से, या इंडिया को नहीं फायदा? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, जो एनालिसिस रहेगा, अगेन ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव दोनों ही पर्सपेक्टिव से रहेगा। तो ये हमको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी रीसेंट है, इस करके अभी काफी न्यूज में है। तो आई एम श्योर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको GS2 में IR के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। नाउ, क्यों हम बात कर रहे हैं? बिकॉज देखिए, अभी पहली वर्चुअल मीटिंग हुई है इस ग्रुपिंग की 14 जुलाई को, जस्ट डे बिफोर येस्टरडे। अब इस ग्रुपिंग का नाम पहली बार मेंशन करा गया था अक्टूबर में। तो जो वेस्ट एशियन क्वाड है ना, वेस्ट एशियन क्वाड जो नाम इस ग्रुपिंग को दिया गया था, वो किसने दिया था? वो दिया था अहमद अल्बाना ने, जो कि एम्बेसडर हैं ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू इंडिया। तो I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अक्टूबर 2021 में इस ग्रुपिंग का नाम I2U2 तो नहीं था, चलो एक इनफॉर्मल वे में इसको वेस्ट एशियन क्वाड कहते थे, लेकिन इसका नाम था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाउ डेफिनेटली यहां पे इन चारों देशों को हम देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इजराइल, UAE और अमेरिका, तीनों देशों के पास शायद इंडिया से कहीं गुना ज्यादा रिसोर्सेज है, कहीं गुना ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। नाउ वी डेफिनेटली स्टैंड to gain a lot as far as the capital formation is concerned, as far as the investment is concerned, as far as getting access to better and cleaner technologies is concerned. बट जियोपॉलिटिकली कितना ये इफेक्टिव रह पाएगा, ये बात देखने वाली होगी कि क्या वाकई में ये चाइना के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, अब ये जो देश है, इजराइल है, UAE है, ये मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशियन रीजन में है। अब चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो उसकी तो काफी एक्टिव प्रेजेंस इस रीजन में भी है। तो क्या अमेरिका सक्सेसफुल हो पाएगा इस ग्रुपिंग को एज अ काउंटर टू चाइना बनाने के लिए? अब इसका एम क्या है? तो अगर इसके लक्ष्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका प्योर इकोनॉमिकल एम है कि भैया यहां पे हमारी कोशिश है चारों देशों की कि कैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं, ट्रेड में, रिन्यूएबल एनर्जी में, वाटर, फूड सिक्योरिटी। तो इसमें कुछ 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी आ जाते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज को मोबिलाइज किया जा सकता है, और खास करके इंडिया के टुवर्ड्स ओरिएंट किया जा सकता है, जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। राइट नाउ, अब ये बात भी समझने वाली है दोस्तों कि हमारे संबंध, देखिए अभी ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया और इजराइल 2022 में अपने 30 साल कंप्लीट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। हमने डेफिनेटली इजराइल को 1950 में, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 1950 में हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन ऑफिशियली जो हमारे डिप्लोमेटिक संबंध शुरू हुए हैं इजराइल के साथ 1992 से शुरू हुए हैं। नाउ, अब रूलिंग सक्सेसिव जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यूपीए थी, चाहे एनडीए थी, तो रिलेशन इजराइल के साथ बहुत सी सॉ की तरह रहा है। राइट, बिकॉज अब ऑब्वियसली हमारा यह भी एक ऑब्जेक्टिव था कि इजराइल के साथ हम नजदीकियां अगर बनाएंगे तो कहीं जो गल्फ मोनार्कीज हैं, जो गल्फ रीजन कंट्रीज हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब ये ग्रुपिंग उस टाइम पे बन रही है जब गल्फ रीजन का भी बहुत अच्छा याराना देखने को मिल रहा है इजराइल के साथ। तो इजराइल पैलेस्तीन के झगड़े के चलते, इतना तो हमको पता ही है, इजराइल पैलेस्तीन के झगड़े के चलते जो गल्फ मोनार्कीज थी, या अगर हम ईरान की भी बात करें तो उनकी सिंपैथी थी पैलेस्तीन के साथ। ट्रेडिशनली ये सब कंट्रीज वर एंटी इजराइल, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years, the Abraham Accords have been signed.
सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप, जब उनकी जो आउटगोइंग लेगेसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उनकी लेगेसी थी अब्राहम अकॉर्ड्स। अब उसके चलते ये देखने को मिल रहा है कि जो गल्फ रीजन है, इजराइल है, यूएई है, बहरीन है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इवन सऊदी की भी बात करें, नजदीक आ रहे हैं। तो इंडिया इस मौके को कैपिटलाइज क्यों ना करे? हमारे तो संबंध इन सबके साथ वैसे ही अच्छे हैं। यूएई की बात करें, अभी इस साल आपको पता होगा फरवरी 2022 में सेपा अग्रीमेंट साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमने यूएई के साथ साइन किया था। यूएसए के साथ तो हमारे वैसे ही जो संबंध है खास करके पिछले 15 सालों से बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली अगर एज फार एज लाइक मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इज कंसर्न, इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, तो उससे इंडिया स्टैंड्स टू गेन्स अ लॉट। अब कौन से ऐसे 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जो कि इस फोरम में रहेंगे? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। राइट। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस समिट में से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो क्या ये समिट इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाएगा इस सो कॉल्ड वेस्ट एशियन क्वाड को? और क्या देखिए, अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध की हमने बात करी। इंडिया, चलो इजराइल के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं, इजराइल के यूएई के साथ भी संबंध अच्छे हो चुके हैं, especially after signing the Abraham Accords in 2020, right? Now, अब ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगी बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शंस को भी रंग देने में? ये बात देखने वाली होगी। एनर्जी की बात करें, एनर्जी वन ऑफ द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। तो देखिए, जहां पे एनर्जी की बात है, हम तो बहुत एम्बिशियसली चाहते हैं टुवर्ड्स 2030 हमारे टारगेट हैं कि 500 गीगा, इंडिया की बात करें कि 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम जनरेट करना चाहते हैं, और हम अपने नेट जीरो को टारगेट को भी बहुत एफिशिएंटली मीट करना चाहते हैं टुवर्ड्स 2070। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के चलते। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को लेकर यहाँ पे बात करी गई है ना। जो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एज फार एज आर एफर्ट्स टुवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ऑफ द पावर इज कंसर्न। ऑब्वियसली वी वोंट वांट कि आने वाले समय में हम कोयले से ही बिजली को जनरेट करें। नाउ देयर इज ऑल्सो, अब यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी की बात है बट ये ऑलरेडी हो चुका है, $7 बिलियन का अग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ऑफ द जॉइंट फूड कॉरिडोर। नाउ दिस विल लीड टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएशन विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, राइट, जॉब क्रिएशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। अब देखिए, यूएई है, इजराइल है, वो तो रेगिस्तान है, वहां पे तो इतना ज्यादा अनाज नहीं उगता। हम यूएई को, इजराइल को, ईरान को कितना सारा यहाँ से वीट और राइस भेजते हैं। लेकिन ये बात को तो हम नहीं कह सकते ना, इस बात को तो नहीं जुटला सकते कि जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात आती है, जॉब क्रिएशन की बात आती है, फूड सिक्योरिटी की बात आती है, तो वो इंडिया का प्राइमरली एक इंटरेस्ट है, राइट। वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। एंड इन फैक्ट यूएई बेस्ड इन्वेस्टर जो है, लाइक जो अगर दुबई बेस्ड एमआर ग्रुप की हम बात करें, नाउ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट अप टू $5 बिलियन का मेगा फूड पार्क्स इन इंडिया। अब वेस्ट एशिया क्वाड क्वेश्चन मार्क। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई ये जो सो कॉल्ड वेस्ट एशिया क्वाड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। इट इज दिस I2U2। ये स्लोगन सुनने में तो बहुत अच्छा है, एक्रोनिम सुनने में काफी अच्छा लगता है I2U2, लेकिन दिस इज मोर लाइक अ टॉकिंग शॉप। अब ये क्रिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ये I2U2 का वापस आना, इकट्ठे होना ऑन द मोमेंटम व्हिच वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स, दिस वाज डेफिनेटली ब्रोकन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैक इन सितंबर 2020। अब अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते दिस लेड टू व्हाट? नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इजराइल, बहरीन, यूएई एंड मोरक्को। जॉर्डन और इजिप्ट के साथ तो जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं काफी पहले साइन हो गए थे। और अब क्रिटिक्स, अब देखिए, अब इसको लेके हर किसी के अपने व्यूज होंगे, है ना, इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स हैं उनके अपने व्यूज होंगे। नाउ दे आर डिवाइडेड कि क्या चाइना एक फैक्टर है कि चारों देशों का यहां पे कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। वेदर चाइना इज अ बिगर फैक्टर देन वाटर, देन एनर्जी, देन सिक्योरिटी, देन हेल्थ, देन स्पेस, कि चाइना के कारण क्या कन्वर्जेंस हो रहा है क्या चारों देशों का? ये एक बात यहां पे क्वेश्चन खड़ा उठता है। अब देखिए, अभी एक बड़ा अच्छा मेरे को कोट लगा जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। अगर आपको इससे संबंधित कोट, अगर इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह की लाइंस को भी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो वो कोट कहता है कि जी वेस्ट एशियन क्वाड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है जो बाइडेन की ईगरनेस को एट अ चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी। देखिए, अब डेफिनेटली अमेरिका के लिए चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, एक न्यू स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। चलो, हिस्टोरिकली ईरान और अमेरिका के जो संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। साइक्लिकल चैलेंज अमेरिका के लिए रशिया है। देखने को मिलता है कि कभी खुशी कभी गम वाली बात होती है अमेरिका और रशिया के बीच में। कभी संबंध नॉर्मल होते, अच्छे तो चलो कभी भी नहीं हम कह सकते, लेकिन कभी संबंध ठीक होते हैं, कभी बहुत बदतर हो जाते हैं। तो अभी तो बिकॉज ऑफ द वॉर हैपनिंग इन यूक्रेन तो रशिया और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो बाइडेन
क्या जो बाइडेन की कोशिश है कि इस ब्लॉक को बना के चाइना को कंटेन करा जाए? देखिए, अभी इस बात को कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर, राइट? बिकॉज ऐसी कहीं पे भी बात कैटेगोरिकली तो जो बाइडेन ने नहीं कही है। एंड डेफिनेटली जो बाइडेन बहुत देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों से, जब से वो प्रेसिडेंट बने, कि वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं मिनीलेटरलिज्म को, यानी कि 3-4 देशों के साथ एक ब्लॉक बना के एक ऐसा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ इस तरह के बहुत ब्लॉक्स बनने को देख रहे हैं। ऑकस है, क्वाड है, राइट? ये वाला सो कॉल्ड वेस्ट एशियन क्वाड है। और जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो भी कुछ ज्यादा नहीं अच्छी रही है अब, राइट? इनफैक्ट अब रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कल को ऐसा ना हो 2024 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट बन जाए। अब ये सब जब हो रहा है तो क्या ये बात समझनी जरूरी है कि चलो जो बाइडेन के लिए चाइना एक चैलेंज होगा, लेकिन क्या यूएई के लिए, क्या इजराइल के लिए, क्या इंडिया के लिए भी उतना बड़ा चैलेंज है चाइना या रशिया या ईरान? ये बात को एनालाइज करते हैं। तो अमेरिका तो कोशिश करेगा कि कैसे, अभी देखिए रिसेंटली G7 समिट हुआ था, तो G7 देशों ने अनाउंस किया था कि भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि PGII को लॉन्च किया जाए, जहां पे $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया जाएगा। अब वो $600 बिलियन तो बहुत कम है चाइना के BRI के सामने, लेकिन डेफिनेटली हर एक फोरम पे अमेरिका की कोशिश है कि कैसे चाइना की प्रेजेंस को निगेट किया जा सकता है, चाहे वो साउथ पैसिफिक है, चाहे वो इंडो पैसिफिक है, चाहे वो वेस्ट एशिया है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो लैटिन अमेरिका है। और वॉशिंगटन इस बात को करने के लिए तैयार है, चाहे मिलिट्री मींस के साथ या पॉलिटिकल मींस के साथ। ना अब थोड़ा अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में समझे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्विक एक थोड़ा सा, आई एम श्योर अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखिए यूएई के साथ सितंबर 15, 2020 को अब्राहम अकॉर्ड साइन किए जाते हैं, यूएई और बहरीन के साथ, राइट? मोरक्को के साथ दिसंबर 10, 2020 को ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किए जाते हैं। सूडान के साथ अक्टूबर 23 को, और यहां पे आप देख सकते हैं इजिप्ट के साथ 1979 में और जॉर्डन के साथ 1994 में। ठीक है, चलिए अब कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं विद इन दिस सो कॉल्ड वेस्ट एशियन क्वाड? अब देखिए, अब अमेरिका के लिए चैलेंज है, रशिया भी, चाइना भी, ईरान भी, लेकिन इस बात को समझें, अब क्या रशिया, चाइना, ईरान तीनों कलेक्टिवली क्या इजराइल के लिए, यूएई के लिए और इंडिया के लिए चैलेंज है? चलो चाइना का चैलेंज हम मान सकते हैं, इंडिया के लिए चैलेंज है, तो इंडिया और अमेरिका काफी सिनर्जी दिखा रहे हैं इंडो पैसिफिक में जो क्वाड बना हुआ है, लेकिन बाकी देशों का, इजराइल का, यूएई के साथ। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि जो अभी ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस चल रहे हैं, कि अभी इजिप्ट को, ईरान को, इराक को अभी वीट नहीं पहुंच रहा, अफ्रीकन कंट्रीज जो कि डिपेंडेंट थी यूक्रेन के ऊपर फॉर वीट सप्लाईज, ये ग्लोबल फूड क्राइसिस किसके कारण चल रहे हैं? रशिया के कारण चल रहे हैं। लेकिन इस बात को इंडिया तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा, इस बात को इजराइल भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा, इस बात को यूएई भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये तीनों देश अमेरिकन लेड सैंक्शंस को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, बिकॉज अगेन ये कन्वर्जेंस का इशू नहीं बन रहा ना। अब आपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ानी है, आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, आपने जॉब्स क्रिएशन पे फोकस करना है, तो वहां पे तो कन्वर्जेंस बनता है, हमारा तो डेफिनेटली बनता है। लेकिन रशिया के मामले में, ईरान के मामले में, हमारा इंडिया का तो कन्वर्जेंस नहीं बनता है। मे बी इजराइल और अमेरिका का ईरान के मामले में कन्वर्जेंस बनता होगा, लेकिन अगेन वहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, हमारा कन्वर्जेंस ईरान के मामले में नहीं बनता। अब अगर हम कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन रशिया की बात करें, तो देखिए अभी तो हम अलाउ कर रहे हैं, अभी तो इंटरनेशनल ट्रेड को रुपीज में भी अलाउ कर दिया गया है। अभी रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर की स्टेटमेंट आई थी, तो हम तो तेल बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे रुपीज में बाय कर रहे हैं रशिया से तेल। ठीक है, हम करेंगे। एस जयशंकर ने कहा था कि भी आप वेस्टर्न देश हमको कौन होते हैं पाठ देने वाले कि भी आप रशिया से क्यों तेल ले रहे हो, रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है। तो हमने कितनी बार बोला कि भी इतना तेल तो हम पूरे महीने में नहीं रशिया से मंगाते, जितना तेल आप दोपहर को 12 बजे तक मंगा लेते हैं, जो यूरोपियन यूनियन देश है। हमने तो वोट नहीं करा यूएन पे, यूएनएससी पे, जो रेजोल्यूशंस अगेंस्ट रशिया पास करी गई हैं, जो यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशंस हैं। ऑफ कोर्स हम ये भी नहीं कह रहे कि रशिया बहुत अच्छा कर रहा है कि वहां पे यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, हमने इस बात को भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने कोई सैंक्शंस, कोई रेजोल्यूशंस नहीं सपोर्ट करे हैं जो अमेरिका ने पास करे हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल भी रशिया को डायरेक्टली कंडेम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इजराइल जो उनका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि 2011 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है और फायर कर सकता है जो रॉकेट, जो इनकमिंग जो रॉकेट्स होते हैं विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये आयरन डोम सिस्टम जो है वो यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड कर रहा, ताकि यूक्रेनियन सिटीज बच सकें फ्रॉम द रशियन मिलिट्री एक्शन। यूएई की बात करें तो यूएई इज आल्सो एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया इन द यूएनएससी रेजोल्यूशन। तो डेफिनेटली रशिया के मामले में तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं चारों के बीच में। कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन चाइना की बात करें तो यूएई तो ऑलरेडी पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब चाहे G7 देश अमेरिकन लेड चाहे जितने मर्जी इनिशिएटिव्स लॉन्च कर लें, वैसे तो G7 का एक इनिशिएटिव पिछले साल भी लॉन्च किया था, बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड, B3W, लेकिन वो कहीं काम नहीं आया है ना।
that initiative had failed to take off. Now this initiative, PGII or whether at this forum I2U2 कि चाइना को काउंटर करना है, कंटेन करना है, तो अब यहाँ पे यूएई तो कहता है भी हम तो ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इजराइल बहुत बेनिफिट कर रहा है, जो इजराइल इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द बैन ऑन यूएस इंपोर्ट्स टू चाइना। ठीक है, इजराइल के बहुत अच्छे कमर्शियल रिलेशंस हैं चाइना के साथ, और इजराइल भी चाहता है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बेनिफिट करे, एंड इजराइल कैन एक्ट एज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड एशिया स्ट्रेटेजी, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली जहां पे इजराइल लाई करता है। लेकिन अनलाइक द इंडो पैसिफिक क्वाड, जहां पे यूएसए और इंडिया की तो कन्वर्जेंसेस हैं, इट इज हाईली डाउटफुल कि इजराइल और यूएई भी यहां पे चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, राइट। सो क्लियरली वेस्ट एशियन क्वाड को, इस I2U2 ग्रुपिंग को वेस्ट एशियन क्वाड कहना सही यहां पे साबित नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज अनलाइक द इंडो पैसिफिक क्वाड, यहां पे चाइना को कंटेन करने का चारों का, वहां पे तो इंडो पैसिफिक क्वाड में तो चारों देशों का मेन ऑब्जेक्टिव है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, अमेरिका, लेकिन यहां पे तो चारों देशों का सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब ईरान की कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें, देखिए इजराइल का तो बहुत पुराना दुश्मन है ईरान। ठीक है, इनफैक्ट वैसे पिछले 40 सालों में इजराइल और ईरान की ज़्यादा बिगड़ी है, बट अगर हम पीछे एक आर्टिकल भी आया था काफ़ी अच्छा हिंदू में, जो मैंने डिस्कस भी किया था, उसमें ये बात भी सामने आई थी कि ईरान के जो संबंध थे इजराइल के साथ बिफोर द रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1979 इन ईरान, तो ईरान और इजराइल के जो रिश्ते थे काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अगेन इंडिया के रिश्ते तो ईरान के साथ काफ़ी अच्छे हैं, बेशक इजराइल के खराब हो। चलो यूएई के, सऊदी के रिश्ते भी ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं, जो अगर हम बात करें सेक्टेरियन वायलेंस की, द शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट की, तो ठीक है, वो तो बहुत समय से यूएई के, सऊदी के रिलेशंस नहीं अच्छे ईरान के साथ। इनफैक्ट दोनों यूएई और सऊदी अरेबिया, दे आर फेसिंग बैकलैश फ्रॉम द ड्रोन अटैक्स which is done by the Iran, by the proxy, by the non-state actors। अगर हम हुतीज की बात करें यमन, तो ईरान इनको बैक करता है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली अगेन कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन ईरान की बात आती, तो मे बी फॉर यूएसए, फॉर इजराइल एंड फॉर यूएई, ईरान माइट बी अ कॉमन एनिमी, बट नॉट फॉर इंडिया, राइट। हम कितना सारा तेल ईरान से मंगाते हैं, हमने इतने सालों से, देखिए I2U2 तो अब बना ना, लेकिन हमने कितने, अभी चलो इजराइल और यूएई के बीच में भी याराना अभी बड़ा है, लेकिन कितने सालों से हमने एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ था। हम एक बहुत फाइन, जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिक, जो टाइट रोप वॉकिंग की हम बात करते हैं, कि हम कितना ज़्यादा बैलेंस बना के रख रहे थे। ईरान के साथ भी इंगेज कर रहे थे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ मोनार्कीज के साथ भी इंगेज कर रहे थे, अमेरिका के साथ भी इंगेज कर रहे थे, तो हम अपने रिश्ते क्यों खराब करेंगे ईरान के साथ? ठीक है, तो न्यू दिल्ली इज अनलाइकली टू ब्रेक दीज टाइज एंड जॉइन एन अलायंस अगेंस्ट ईरान। डेफिनेटली अगर इंडिया अपने रिश्ते ईरान के साथ खराब करता है एट द कॉस्ट ऑफ प्लीजिंग अमेरिका और एट द कॉस्ट ऑफ प्लीजिंग इजराइल, इससे किसको बेनिफिट होगा? चाइना को बेनिफिट होगा, राइट। एंड दिस विल ऑल्सो मीन व्हाट, हमने देखिए ईरान में हमने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करी, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम अबैंडन तो नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमने अपनी अफगानिस्तान में प्रेजेंस बना के रखनी, तो बहुत क्रिटिकल है कि इंडिया और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे रहें, है ना। चाबहार पोर्ट से हमने कितना एक रूट बनाया है, अगर हम बात करें, अगर हम ज़रांज दिलरम हाईवे की बात करें, जो कि अफगानिस्तान में जाता है, सो हाउ कैन वी अबैंडन दीज इन्वेस्टमेंट इन चाबहार पोर्ट? इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन ईरानियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एज वेल। नाउ हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम I2U2? तो डेफिनेटली दोस्तों, जहां पे स्ट्रेटेजिकली बात आती है कि चलो अब थोड़ा ये देखने वाली बात होगी कि कितना यहां पे नेवल डोमिनेंस चारों देश दिखा सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, बिकॉज क्लियरली जैसे अभी हमने बात करी थी कि चारों देशों का ऑब्जेक्टिव चाइना को काउंटर करना नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, साइकोलॉजिकली इंडिया को यहां पे स्ट्रेंथ मिलेगा, बिकॉज अगेन ये जो रीजन है, अगेन फोकस यहां पे कहां पे आ रहा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन जैसे कि हमको पता है ट्रायंगुलर शेप में है, राइट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, अब अगर हम इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, तो चाइना ने अपना पहला जो बेस खोला था जिबूटी में 2017 में खोला था, और चाइना एक और अपना बेस बना रहा है गिनी में, इक्वेटोरियल गिनी में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो कोमोरोस है, सेशल्स है, मालदीव्स है, श्रीलंका है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है, ये भी कल ही हुआ है। अब देखिए, अब जहाँ पे इंडिया के बेनिफिट की बात I2U2 में आ रही है, तो अब अगर ये चारों देश अपनी सिनर्जी दिखाते हैं, अपनी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप दिखाते हैं, तो डेफिनेटली जैसे पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इजराइल ने जो हाइफा पोर्ट था, वो चाइनीज स्टेट बैंक कंपनी को 2015 में सेल किया था। अभी न्यूज़ आई है दोस्तों, अभी कल की न्यूज़ है कि हाइफा पोर्ट पे एक पोर्ट अब कौन बनाएगा? अदानी, गौतम अदानी बनाएंगे। अब अदानी ने इस पोर्ट पे
राइट्स बाय कर लिए हैं। नाउ एज पर द डील अदानी विल हैव मेजॉरिटी 70% स्टेक ऑन द पोर्ट ऑफ हाइवा, और साथ में एक और इजरायली कंपनी, एक इजरायली केमिकल कंपनी है गदोत, विच विल होल्ड द रिमेनिंग 30%। अब इस पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा अंटिल 2054। ये पोर्ट कंपीट करेगा जो पोर्ट चाइना ने बनाया है, जो कि प्रोजेक्ट इजराइल ने 2015 में चाइनीज कंपनी को दिया था, चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी को दिया था, शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप को। तो डेफिनेटली अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्राइवेटाइजेशन, ये जो पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन राइट गौतम अदानी को मिलना इन द बैकड्रॉप ऑफ द I2U2 मीटिंग डेफिनेटली मींस के जो कमर्शियल अरीना है इस रीजन में वो और बढ़ने को दिखेगा, राइट। तो डेफिनेटली यहां पे कहीं ना कहीं चाइना को एटलीस्ट कमर्शियल एस्पेक्ट्स में काउंटर करने की प्रोबेबिलिटी हम आने वाले टाइम में जरूर देख सकते हैं। नाउ उसके बाद हमारे जो डिफेंस टाइज है, देखिए अगर हम माइक्रो इरिगेशन की बात करें, ड्रिप इरिगेशन की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हम चाहते हैं, देखिए हम अपने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के चलते हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कैसे हम और पार्टनर्स के साथ अपने डिफेंस प्रोग्राम्स बढ़ा सकें, कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम कर सकें। तो इजराइल यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका हमको देता है कि अगर हम अपने डिफेंस प्रोग्राम्स को हमने स्केल अप करना है, तो चलो अमेरिका तो हमारा एक बहुत अच्छा डिफेंस पार्टनर है ही है, लेकिन इजराइल के साथ हमारे डिफेंस टाइज और बढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया विल बी लुकिंग एट मोर इन्वेस्टमेंट्स। अब इन देशों के पास, अमेरिका के पास, यूएई के पास, इजराइल के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है। ये हमारी जो स्किल्ड, हमारी जो, अगर हम अपने मैन पावर की बात करें, तो इस पैसे के जरिए जो जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, जो हमारा मैन पावर है उसको ट्रेन किया जाएगा, स्किलिंग मिलेगी उनको, और जो हमारे 6 गोल्स हैं, जो 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, उसको हम सक्सेसफुली मीट कर पाएंगे। यूएई के साथ, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमने फरवरी 2022 में सेपा एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते हमारे ट्रेड रिलेशन को बहुत बूस्ट देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में $100 बिलियन ऑफ ट्रेड की बात करी जा रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएई, और इवन $15 बिलियन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज की बात करी जा रही है, राइट। ना दोस्तों, अंत में जाने से पहले थोड़ा व्यूज हम समझ लेते हैं I2U2 के बारे में। व्यूज क्या हैं? एक तो सी राजा मोहन के और एक नवदीप सूरी जी के, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू यूएई, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूएई। अब सी राजा मोहन क्या कहते हैं कि जो I2U2 का फोरम बना है, ये जो इंडिया के ऑलरेडी ऑनगोइंग एफर्ट्स थे, जो कि इंडिया के ऑलरेडी ऑनगोइंग ट्रेंड्स थे मिडिल ईस्टर्न रीजन में, उसको और कंसोलिडेशन मिलेगा, राइट। उसके बाद इंटरेस्टिंगली ये जो समिट है, दिस इन्वॉल्व्स 3 कंट्रीज, जो कि हिस्टोरिकली हमारा जो रिश्ता था तीनों के साथ ना तो बहुत ज्यादा गहरा था और ना बहुत ज्यादा खराब था, राइट। इनफैक्ट दोस्तों, जहां पे इंडिया इजराइल की बात आती है, तो आपको याद होगा 2018 की बात है, जब मोदी जी इजराइल गए थे और साथ के साथ वो पैलेस्तीन भी गए थे। तो हमारी जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है, जो हम टाइट रोप वॉकिंग की बात करते हैं, तो हमने बहुत अच्छा बैलेंस इस रीजन में बना के रखा है। किसी को हमने नाराज नहीं किया। ईरान को पता है कि हमारे संबंध इजराइल के साथ भी हैं, हमारे संबंध सऊदी के साथ भी हैं, हमारे संबंध यूएई के साथ भी हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है। लेकिन अभी एक डायनामिक फेज देखने को मिल रहा है इस रीजन में, स्पेशली आफ्टर द साइनिंग ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इजराइल के लिए भी है कि इजराइल हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग, स्पेशली कोई रीजनल ग्रुपिंग जो मिडिल ईस्टर्न रीजन टुवर्ड्स ओरिएंटेड हो। और अंत में जो नवदीप सूरी हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर टू यूएई, वो क्या कहते हैं कि देखिए, टेबल पे बैठ के बातचीत करना तो अच्छा है, एटलीस्ट आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, रादर देन कि आप टेबल पे नहीं बैठे। तो वो लेवरेज इंडिया के पास है कि इंडिया अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, यूएई के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है। दैट इज बेटर दैन बीइंग नॉट सिटिंग ऑन द टेबल। तो ये इनके व्यूज हैं। तो अगर आपको मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस ग्रुपिंग से संबंधित, अगर आपको कुछ व्यूज ऐड करने हैं, तो आप इन लोगों के व्यूज को वहां पे कोट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनता है एमसीक्यू जाने से पहले, अब्राहम, तो आप इसको स्टेटमेंट्स को पढ़िए और आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन इज मीडिएटेड बाय यूएसए एंड अदर G7 नेशंस। जॉर्डन वाज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन अ पीस डील विद इजराइल इन 1979, और मोरक्को अनाउंस नॉर्मलाइजेशन ऑफ इट्स टाइज विद इजराइल इन 1994। तो कौन सी स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो जाने से पहले हम आपको देते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यू मोर देन वेलकम। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। करंट अफेयर्स अक्सर हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए चिंता का विषय रहता है। बहुत सारे बच्चे महीने के एंड में जाके कोई ना कोई मैगजीन डाउन करते हैं। वैसे तो अगर आप अपना रोज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा अगर आपको दोस्तों कंसोलिडेटेड नोट्स चाहिए, अगर आपने अपनी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को और स्ट्रीमलाइन करना है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन भी देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। अगर करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक वो पूछा गया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी के पेपर में, प्री में या मेंस में, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा।
और दोस्तों आप अपना खुद का इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री वीक है, इकोनॉमी वीक है, पॉलिटी वीक है, यदि आपको लगता है कि आपको पूरे के पूरे जीएस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट के कोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उस हिसाब से अपना जो कोर्स है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और असिस्टेंस ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, थोड़ा लंबा चला गया, टॉपिक थोड़ा लेंदी था, थोड़ा एनालिटिकल टॉपिक था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आएगा। मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने अगले फ्यू मिनट्स के एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।